मनीष गर्ग। खबर नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को किसानों से महत्वपूर्ण संवाद किया। दिल्ली स्थित आईसीआर के पूसा परिसर में ये संवाद कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें सिंधु नदी के पानी का लाभ लेने वाले राज्यों के किसान शामिल होंगे। उक्त जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार कृषि मंत्री के साथ होने वाली इस वार्ता में हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान संगठन के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। उत्तर भारत के किसान संगठनों एवं प्रतिनिधियों से होने वाली कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की इस वार्ता में पाकिस्तान के साथ निरस्त की गई सिंधु जल संधि पर चर्चा होगी। श्रद्धेय मंच, जिस पर बहुत कर्मठ और समर्पित और देशभक्त किसान नेता विराजमान हैं, सभी किसान संगठन विराजमान हैं, ऐसा आदरणीय मंच और नीचे बैठे हुए भी हमारे सारे किसान संगठनों के प्रतिनिधि नेता। लेकिन मेरे लिए कृषि मंत्री के रूप में भी किसानों की सेवा भगवान की पूजा है। और अब ये बात हो रही थी ईगो की। लोकतंत्र में काय का ईगो? जनता की सेवा के लिए सरकार है। तो मैं कोई मंत्री या अतिथि नहीं हूं, मैं तो आपका सेवक हूं और मेरा सौभाग्य है कि यह अवसर मुझे मिला है। प्रिय भाइयों, बहन भी हमारी है यहां पे। पिछले दिनों के घटनाक्रम ने हम सबको झकझोर दिया। जिस ढंग से हमारे निर्दोष जवानों को, नौजवानों को पूछ पूछ के कौन सा धर्म में मारा गया, सारे देश व्यथित भी था और हर दिल में गुस्सा था। हम किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन ये भारत है, अगर कोई हमें छेड़ता है तो उसे हम छोड़ते भी नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने सेना को खुली छूट दी, खुली छूट, और सेना ने तय किया ये भारत है, हम हर किसी को नहीं मारेंगे। राजनाथ जी ने भी बीच में आपने सुना होगा, जिन मोही मारा तिन में मारे। तो निशाना बनाया आतंकवादियों, उनके अड्डों को, और सारे आतंक के अड्डे तबाह कर दिए गए। हमने सीधे पाकिस्तान पे हमला नहीं बोला, हमारी लड़ाई आतंकवादियों से थी, लेकिन पाकिस्तान माना नहीं। शुरुआत पाकिस्तान ने की। वो सोच रहा था तुर्की के, चीन के ड्रोन, मिसाइल वो दाग के भारत को डरा लेगा। अरे गर्व है हमारी सेना पर, सेना के शौर्य को मैं प्रणाम करता हूं, पराक्रम को मैं प्रणाम करता हूं। उनके ड्रोन और मिसाइल को खिलौनों की तरह मार मार के नीचे गिरा दिया, खिलौनों की तरह। आपने देखा होगा टीवी पे भी, वो छोड़ते थे, हम मारते थे, और उन खिलौनों, वो जो मलबे से हमारे बच्चे आजकल खेल रहे हैं पंजाब में, दूसरे प्रदेशों में। 3 दिन में पाकिस्तान घुटनों पे आ गया, लेकिन निर्णायक फैसले किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, कैसी विडंबना है, आप देखिए तो। पीएम ने फैसला किया, पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकते, और बाकी कदम उठाए, मैं उन पर विस्तार से नहीं जाऊंगा। लेकिन एक ऐतिहासिक फैसला, सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया गया। यह साधारण घटना नहीं है।
ये साधारण घटना नहीं है। लेकिन किसान भाइयों, आज मैं बताना चाहता हूं कितना बड़ा अन्याय हमारे देश के साथ हुआ। कहावत है, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, तब ये सिंधु समझौता उस समय हुआ था। और यहां वक्ताओं ने कहा है, मैं किसान नेताओं को, वक्ताओं को प्रणाम करता हूं, सारी जानकारी लेके उन्होंने कहा 80% से ज्यादा पानी दे दिया। नदियों का उद्गम स्थल भारत में है, नदियां पहले बहती भारत में, रावी, झेलम, सतलज, चिनाव, सिंध, पंचनद का पंजाब और 1.5 नदियों का पंजाब रह गया। हमारा पानी हमने पाकिस्तान को दिया। और आपको यह भी बताना चाहता हूं, केवल पानी नहीं दिया, पानी के साथ साथ पैसा भी दे दिया। उस समय दिए गए 83 करोड़ रुपया, जिसकी वर्तमान में कीमत है 5,500 करोड़। पानी भी दिया और पैसा भी दिया तुमने। और पैसा इसलिए दिया कि वहां बना लो नहरें, जल संरचनाएं, ले जाओ पानी। ये कैसी दरियादिली थी। अपने देश के किसानों का पेट काट के हम उनको पानी दे रहे हैं जो आतंकियों को पैदा करने के लिए जवाबदार है। और इसका उस समय भी विरोध हुआ था, जब भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों में बात चल रही थी, तो भारत के जल विशेषज्ञ प्रतिनिधियों ने विरोध किया। लेकिन पंडित नेहरू जी ने दखल दिया और यह समझौता करने पर विवश किया कि नहीं, समझौता करो। अटल जी ने 1960 में संसद में भाषण दिया था। मैं पत्रकार मित्रों को कहना चाहता हूं, लोकसभा की डिबेट के सेकंड सीरीज के खंड 48 के पेज नंबर 3165 से लेके 3240 पर ये लेख अभी भी भाषण प्रकाशित हुआ उनका, जिसमें अटल जी ने विरोध किया और कहा कि यह नहीं होना चाहिए था। विशेषज्ञ प्रतिनिधियों ने यह बात कही है, लेकिन इसके बाद भी यह समझौता किया गया। अगर उस समय चाहते तो पाकिस्तान को कम पानी देकर भी तैयार कर लेते। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने कहा उस समय कि यह संधि तो होती नहीं अगर भारत के प्रधानमंत्री नेहरू इसमें दखल नहीं देते। एक बहस के दौरान शांति के पैरोकार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यह कहा कि हमने 83 करोड़ रुपया देकर शांति खरीदी है। ये कैसी शांति थी, कैसी शांति थी। पानी भी गया, पैसा भी गया, और पानी के बिना दुनिया नहीं चलती। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी के बिना खेती नहीं होती, पानी के बिना जिंदगी नहीं चलती, पानी के बिना तो बिजली भी नहीं बनती। पन बिजली योजना है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पानी से ही बनता है। उस समय था, हिंदू अखबार ने लिखा था, नई दिल्ली को याद होगा कि पिछले सालों में बातचीत के दौरान भारत किस तरह कदम दर कदम रियायतें देता रहा। और हिंदू ने आगे लिखा कि विभाजन के समय ही भारत के साथ ये दुर्भाग्य रहा है और अब सिंधु नदी का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को मिल गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने संपादकीय में लिखा था कि विवाद के लगभग हर बड़े बिंदु पर भारत ने अपने हितों की कीमत पर पाकिस्तान की इच्छाओं के सामने घुटने टेक दिए। तो उस समय लिखा गया, मैं मेरी बात नहीं कह रहा, लेकिन उस ऐतिहासिक अन्याय को समाप्त किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। हम उनका अभिनंदन करते हैं।
80% पानी चला जाए पाकिस्तान, पंजाब तरसता रहे, हरियाणा तरसता रहे, राजस्थान सूखा रहे, जम्मू कश्मीर को, हिमाचल को पानी ना मिल पाए, ये कैसा समझौता है। और इसलिए ये फैसला भारत के हक में है, भारत के किसानों के हित में है, और इसलिए इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। मैं कृषि मंत्री के रूप में भी अभिनंदन करता हूं प्रधानमंत्री जी का। एक बड़ा फैसला हुआ ये। और मित्रों, एक अभी केवल ट्रेलर देखा है पाकिस्तान ने, बगलिहार एक परियोजना है जिससे पाकिस्तान गाद नहीं निकालने दे रहा था हमें। गाद आप समझते हैं, जो मिट्टी जमा हो जाती है, बांध भर जाते हैं, इसी समझौते का बहाना बना के। लेकिन अब सलाल बांध और बगलिहार बांध दोनों से पानी निकाल के हमने गाद निकालने का काम शुरू कर दिया, क्योंकि बगलिहार बांध की प्रारंभिक संग्रहण क्षमता थी 428, जो 245 रह गई थी, और सलाल बांध की प्रारंभिक संग्रहण की क्षमता पानी की थी 285 MCM, जो घट के 14 MCM रह गई। तब पाक दादागिरी करता था, सिंधु जल समझौता है, गाद भी नहीं निकालने देंगे। अब गाद तो क्या, एक बूंद नहीं छोड़ेंगे, गाद भी निकलेगी, पानी भी। सारी संभावनाएं जो हमारे 4-5 राज्य हैं, ऊपर से शुरू हो जाए, जम्मू कश्मीर से लेके राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल का भी कुछ हिस्सा आएगा। सारी संभावनाओं पर विचार करके और कैसे भारत के किसानों के हक में, हित में इस पानी का उपयोग किया जाए, उसकी योजना बनाई जाएगी। और इस किसान भाइयों, इस पानी से अभी राजस्थान की बात भी हो रही थी, ये तो राजस्थान से लेके पंजाब, हरियाणा तक सबकी तस्वीर बदल देगा ये पानी। और इसलिए अभिनंदन प्रधानमंत्री जी का। सरकार गंभीरता से इस पे काम करेगी और हम अपनी खेती को आगे बढ़ाएंगे। एक बात और आज कहना चाहता हूं कि अभी तो ये हाल में कार्यक्रम हमने किया है, एक बार अगर आपकी सलाह हो जाए तो मैदान में भी कार्यक्रम हो जाए। ताकि दुनिया देख ले भारत के किसानों की ताकत क्या है। और इसलिए आप सहमत हो, हम तैयार हैं। इसलिए सब तैयार हैं। एक बार मैदान में कार्यक्रम आपसे विचार, आपसे मिलकर तय करेंगे और सारी दुनिया को किसानों की ताकत भी बताएंगे। अभी मिलकर चर्चा करके हम लोग तय करेंगे। चलिए एक बार हो जाए, देश देख ले किसानों की ताकत, दुनिया देख ले किसानों की ताकत। और मैं फिर एक बात कहना चाहता हूं, कृषि मंत्री मतलब आपका सेवक है और हमेशा किसान के लिए घर के और दिल के दोनों दरवाजे खुले हैं। आज तो मेरी बहुत इच्छा थी कि घर पे कार्यक्रम हो जाए, लेकिन गर्मी बहुत तेज थी और जगह भी थोड़ी छोटी पड़ती। लेकिन इसके बाद भी जब जरूरत पड़े, 12 सफदरजंग रोड किसानों का है, आप ये मान लें। किसान मंत्री, कृषि मंत्री किसानों के लिए। लेकिन एक और अलग बात कर रहा हूं,
आपकी जितनी समस्याओं उन पर भी बात करके समाधान के लिए आगे बढ़ेंगे। मुझे तो वैसे चैन नहीं पड़ता दिन और रात, और क्या करें और कैसे करें। अभी महाराष्ट्र में मैंने एक वीडियो देख लिया कि एक किसान की मूंगफली मंडी से बह रही थी। मैंने तुरंत फोन किया कि चिंता मत करना भाई, कृषि मंत्री तेरे साथ है, नुकसान की भरपाई की जाएगी। और इसलिए एक चीज हमारी जायज समस्या, उनके समाधान की कोशिश। दूसरे, मैं इस अवसर का लाभ उठाते हुए एक निवेदन और करना चाहता हूं। ये भी आपका ही आईसीआर कौन के लिए है? किसानों के लिए। यहां बैठने के हकदार आप ही हैं सही अर्थों में। ये टीम बैठी है, चाहे देवेश जी हो, मांगीलाल जी हो, यादव जी हो, या पूरे वैज्ञानिक, कौन के लिए? 16,000 वैज्ञानिक अपने पास रिसर्च भी कर रहे हैं। अब बासमती चावल बनाने वाले भी यहां बैठे हुए हैं। लेकिन ये रिसर्च होती है लैब में और किसान बैठा है लैंड में, खेत में। दोनों मिलती नहीं है कई बार। इस बार तय किया है लैब टू लैंड, विज्ञान को किसान से जोड़ेंगे। लैब टू लैंड कैसे जुड़ेगी? खेती में उत्पादन बढ़ाया, मैं आपको प्रणाम करता हूं। पिछले साल से 3.5-4% ज्यादा इस बार फसल पैदा हुई है। जलवायु परिवर्तन के बाद, गर्मी के बाद, बढ़ने के बाद भी आपने गेहूं के और चावल के भंडार भर दिए। मक्का भी खूब हुआ है, उसमें चिंता नहीं। लेकिन जितना रिसर्च और अनुसंधान है, उनका तत्काल लाभ किसानों को कैसे मिले। और इसलिए हमने तय किया है, अब देखो कितनी संस्थाएं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, आईसीआर, कृषि अनुसंधान परिषद, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर कॉलेज, केबीके, सब अपने अपने काम में लगे। कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई उधर। मैंने कहा भैया सब मिलके एक ही दिशा में चलो रे। और इसलिए हमने एक अभियान शुरू करने का फैसला किया है, विकसित कृषि संकल्प अभियान। हमने अपने वैज्ञानिकों की 2170 टीमें बनाई है। नंबर सही है ना हजार साहब? 2170 टीम, एक टीम में कम से कम 4 वैज्ञानिक। उनसे राज्य सरकार का अमला जोड़ रहे हैं, ये सारे अधिकारी जोड़ेंगे, और इसमें केबीके को भी जोड़ेंगे, प्रगतिशील किसान जोड़ेंगे। और ये देश भर में एक जिले में 3 टीम भेजेंगे। ऐसे 29 मई से 12 जून खरीफ की फसल की तैयारी के लिए एक जिले में 3 टीम वैज्ञानिकों, और 8-10 गांव के बीच में एक पॉइंट तय कर रहे हैं। वो बन गया है काफी, आपके पास जल्दी भेज रहे हैं। किसान संगठनों को जरूर मैं भेजूंगा ताकि आपका सहयोग और आशीर्वाद मिल सके। वहां वैज्ञानिक पहुंचेंगे और वो 5-7-8 गांव के किसानों को भी हम बुलाएंगे वहां, और फिर वैज्ञानिक बताएंगे भैया यहाँ की जलवायु ऐसी है, यहाँ की मिट्टी ऐसी है, इसमें ये पोषक तत्व है, इसकी कमी है, यहाँ फलानी वैरायटी का फलाना बीज अगर लगेगा तो ज्यादा फायदा होगा। बहुत बढ़िया। कौन सा खाद डालें, कितना डालें, नहीं कई बार जरूरत नहीं है तो भी डाल रहे हैं, सब डाल रहे हैं तो हम भी डाल रहे हैं, तो पैसा भी ज्यादा खर्चा हो जाता है। तो वहां की जलवायु, वहां की परिस्थिति, वहां की जरूरत देख के वैज्ञानिक अपने रिसर्च के आधार पर किसान को बताएंगे। किसान भी सवाल पूछेगा। एक कार्यक्रम 3 घंटा चलेगा, और बाद में किसान अपनी समस्या भी बताएगा कि फलानी रोग लग रहा है, कपास बोते हैं तो फलाना लग जाता है, कोई और फसल बोते हैं तो फलानी वायरस का अटैक हो जाता है, तो उससे कैसे बचे, तो उसका भी जवाब देंगे वैज्ञानिक। और अभी तक तो रिसर्च होती है, यहां से तय होती है आईसीआर से कि इतनी रिसर्च करनी, ये रिसर्च करनी। अब मैंने कहा कि रिसर्च किसान से पूछ के करो, उसको जरूरत का, बाकी रिसर्च करो भैया।
अब जिस चीज की जरूरत नहीं हम लगे रिसर्च में, लेकिन जिसकी जरूरत है उसकी रिसर्च करो मांगीलाल जाट जी। मैं नहीं कह रहा कि कम, हमने अभी 2-2 किस्में चावल की नई बनाई है जिसमें कम पानी लगेगा, उत्पादन बढ़ेगा, कई अद्भुत काम किए। लेकिन अब जैसी जरूरत है वैसी डिमांड रिविन रिसर्च, ताकि जो जरूरत है किसान को वो हम शोध करके दे पाए, और साथ में सरकार की योजनाओं का लाभ भी जिनको नहीं मिला उनको लाभ भी मिलता रहे, साथ में ये काम भी करते चलो। तो एक रचनात्मक अभियान है ये, अभी खरीफ में चलाएंगे, फिर अक्टूबर में रबी में भी चलाएंगे। वैज्ञानिक मित्रों से कहा कि भैया 11 महीना लैब में रिसर्च करो और 1 महीना किसान के बीच रहो, तो पूरा रिसर्च किसान तक पहुंचे और खेती में फायदा मिले। और आप सब प्रतिष्ठित किसान नेताओं से मेरा निवेदन है कि इस रचनात्मक अभियान में भी आपका सहयोग चाहिए, ताकि किसान इकट्ठे हों और चर्चा करके हम कैसे किसान की खेती फायदे का धंधा बनाएं। कई तरह के फैसले करने होते हैं, लेकिन एक ये है कि उत्पादन बढ़े और लागत घटे, ये जरूरी है। उत्पादन भी बढ़े और लागत भी घटे तो मुनाफा बढ़ेगा। तो इस रचनात्मक अभियान को भी आपका आशीर्वाद मिले। चूंकि आप सब किसान नेता आए थे तो विषय अलग था हमारा, लेकिन उसके साथ मुझे लगा कि इसके बारे में भी आपको जानकारी दूं। और जाट साहब सब किसान नेताओं को वो जो कार्यक्रम है अपने अपने प्रदेश के, कब कौन टीम कहां जाएगी, ताकि आपका सहयोग भी वहां मिल सके और हमारे किसान भाइयों को लाभ मिल सके, ये भी करना है। लेकिन एक बार हम सब ये संकल्प लें कि भारत मां तेरी कोख से पैदा होने वाले ये करोड़ों करोड़ किसान भी है, अगर जरूरत पड़ी तो खून की अंतिम बूंद दे देंगे, लेकिन तेरा माथा झुकने नहीं दिया जाएगा। हम हर बलिदान के लिए तैयार, हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। और इसलिए इस संकल्प के साथ कि देश पहले बाद में हम ऐसे किसान साथी जिनने अपना घर ही खाली कर दिया, फौज के लिए कहा यहां रहो, कोई चिंता की बात नहीं। और आपके दम पे मैंने भी प्रेस करके कह दिया था चिंता मत करो, सीमा पे जवान और खेत में किसान, भंडार भरे हुए हैं, कोई चिंता की बात नहीं, आ जाए जिसको आना है। इसी संकल्प के साथ कि हम अन्न के भंडार भी भरेंगे, जरूरत पड़ी तो देश के लिए भी सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तैयार रहेंगे। और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं इतने बड़े फैसले के लिए कि सिंधु का पानी, जिस सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता और संस्कृति विकसित हुई, उसी से तो हिंदुस्तान बना। उसका पानी भारत के किसानों के लिए उपयोग होगा। और आपसे सलाह करके एक कार्यक्रम कहां कब किया जाए उसका निर्णय करेंगे, ताकि दुनिया देखे कि किसानों की ताकत क्या है और किसानों का संकल्प क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। एक बार प्रधानमंत्री जी तक ये संकल्प पहुंचाने के लिए कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपने अच्छा फैसला किया है, अपनी अपनी जगह खड़े होके, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के सिंधु जल समझौता जो रद्द किया उसका हम समर्थन करेंगे और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देंगे। बोलिए भारत माता की।